Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला. Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से. एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान को. अपनी प्रीवियस क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक नया और रिसेंट टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में या फिर प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में. अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल से इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, और आई होप कि आप लोगों को बात थोड़ा बहुत समझ में आई होगी. आज की क्लास में हम लोग नोट डाउन करेंगे उन फैक्ट्स को जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था. सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए. चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ. आप ध्यान रखिए अपनी स्क्रीन पर. सो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर की. चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता. स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है. एक्सक्यूज मी. और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक हो गया. चलिए, प्रीवियस क्लासेस में जो बातें करी थी उनको पॉइंट्स की फॉर्म में नोट डाउन करते हैं जल्दी जल्दी. क्या पढ़ा था हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, मतलब कक्षा जो अपनी पिछली कक्षाओं में हमने जो बातें करी थी वो भी हमने यहाँ पर रिवाइज करी थी, ठीक है. तो उनको भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे. जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को किसी अन्य बल के विरुद्ध, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को किसी अन्य बल के विरुद्ध ले जाता है तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता. ये बात करी थी हमने कल. इसके लिए किसी अन्य बल, जैसे कौन से अन्य बल की बात कर रहे हैं, ये स्प्रिंग बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और बाह्य बल जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात की जा रही है. ठीक हो गया. अब हमने क्या देखा था, जब बाह्य बल हटा लेंगे तो क्या होगा, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में सारी बातें हो चुकी हैं और फिर आप इन्हें भूल ना जाओ, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं इन्हें.
जब बाह्य बल हटा लिया जाता है जब बाह्य बल को हटा लिया जाता है तो क्या होता है, तो वस्तु गति करने लगती है या उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है, अर्जित कर लेती है। अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो कल बताया था, ठीक है। फिलहाल आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए। गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगी, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर, कौन से प्रत्येक बिंदु पर, गति के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं इसके पास, स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग, नहीं, कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ऐड करके आएगी वो नियत रहता है, ठीक है। और जो इस प्रकार के बल हैं उनको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के बलों को संरक्षी बल कहते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक हो गया, बात समझ में आई? ठीक है, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और इसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। संरक्षी बलों के उदाहरण की बात करें, संरक्षी बलों के उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से होंगे उदाहरण? स्प्रिंग बल हो गया, जैसे कल की क्लास में बताया था, स्प्रिंग बल, कॉमा गुरुत्वाकर्षण बल, आदि। कूलाम बल भी हमने बताया था क्या है, एक संरक्षी बल। तो ये हो गए हमारे कुछ उदाहरण संरक्षी बलों के। तो जब जब हम इन बलों के विरुद्ध कार्य करेंगे किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु क्या कर लेगी, उसमें उस इन बल के विरुद्ध जो हमको कार्य करना पड़ा वो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किस ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जब हम ये बाह्य बल हटा लेंगे तो वस्तु क्या कर लेगी, गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि कुल ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा प्लस जो गतिज ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको जो है ध्यान रखने हैं और इनको दिमाग में रखना है। कल की क्लास में मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, तो सेम टू सेम वही एग्जाम्पल पर कार्रवाई हो रही है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। दोबारा से समझा देता हूँ एक बार एग्जाम्पल। देखो हो क्या रहा है कि सपोज हमारे पास ये वस्तु है जो कि पृथ्वी पर पड़ी है, ये वस्तु है जो कि पृथ्वी पर पड़ी है। पृथ्वी कहाँ है, ये है, ठीक है। अब पृथ्वी इस पर कौन सा बल लगा रही है, जो बल काम कर रहा है इस पर वो है गुरुत्वाकर्षण बल। भाई पृथ्वी पर उपस्थित हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, नहीं करता है? और पृथ्वी के बाहर भी ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच ये काम करता है। तो पृथ्वी और इस वस्तु के बीच कौन सा बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने बाह्य बल इस पर लगाऊंगा, एक बाह्य बल इस पर आरोपित करता हूं, ऐसे इसको ऊपर उठाता हूं। ये क्या है, ये बाह्य बल है। तो जब मैं बाह्य बल लगाऊंगा और उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होगा तो ये वस्तु ऊपर उठने लगेगी, ये वस्तु ऊपर उठने लगेगी और मैं इसको यहां पर पहुंचा दूंगा उठा करके, है ना। मैं इसको जमीन से इतना ऊपर उठा करके यहां पर पहुंचा दूंगा।
तो वस्तु में जो मैंने कार्य करा, जो यहां से यहां उठाने तक मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, किस बल के विरुद्ध? इस बल के विरुद्ध, क्योंकि ये तो इसको जमीन की तरफ खींच रहा है, तो मुझे इसको इसके इसके विरुद्ध ही तो कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सपोज ये 10 न्यूटन से इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो मुझे 12 न्यूटन, 10 न्यूटन से ज्यादा, 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन के बल से मुझे इसे ऊपर उठाना होगा। जो मैं बाह्य बल लगाऊंगा उसका मान 10 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर उठेगा। समझ रहे हो? तो जो ये बल है, हमारा कार्यरत बल है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा है मुझे, इसके विरुद्ध इस बाह्य बल को कार्य करना पड़ा। तो जो कार्य है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। किसके रूप में संचित हो गया? स्थितिज ऊर्जा, mgh। ठीक हो गया? और अब जब मैं इसे छोड़ूंगा, तो क्या होगा? जब मैं इसे छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगी ना जमीन की तरफ। जब मैं इससे ये बाह्य बल हटा लूंगा तो जमीन की तरफ गिरेगी, मतलब इसमें गति होने लगेगी, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये ऊर्जा इसमें आ जाएगी। तो संरक्षी बल क्या क्या कहते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल है, संरक्षी बल है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा थी टॉप में, जब ये विराम अवस्था में थी, जब हम इसको ऊपर में ले जाकर के रोक दिया था, सपोज इसमें जो गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा थी, वो थी 10 जूल। सपोज बोल रहा हूं मैं, अभी इन वैल्यूज को मिटा दो। तो यहां पर तो ये रुकी हुई थी, तो इसमें गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0 जूल। ये हो गई इसकी स्थितिज ऊर्जा, ये हो गई इसकी गतिज ऊर्जा। सपोज यहाँ आधे रास्ते में कहीं पर बात करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा इसमें आ गई, सपोज 5 जूल की गतिज ऊर्जा इसमें है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर रहेगी वो भी 5 जूल रहेगी। ये बात ध्यान रखना, वो 6 जूल, 4 जूल, 5 जूल से कम नहीं हो सकती। और सपोज गिरने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा 9 जूल हो गई, तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 1 जूल रहेगी। मतलब कि किसी भी बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो फिक्स है, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल। इस प्रकार का जो बल है इसको हम बोलेंगे संरक्षी बल। जहां पर ऐसा काम होता है उसको हम बोलते हैं संरक्षी बल। यही चीज मैंने आपको लिखवाई है और यही चीज मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? चलो अब नोट की फॉर्म में जो जो बातें हम कर चुके हैं, मैं आज सिर्फ लिखवाने पे फोकस है, कल क्योंकि सिर्फ समझाने पे फोकस था। तो नेक्स्ट लिखेंगे कूलाम बल, कूलाम फोर्स भी, कूलाम बल भी संरक्षी बल होता है। कूलाम फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? चलिए, अब हमने एक डायग्राम बनाया था अपनी लास्ट क्लास में, और इस डायग्राम को मैंने आपको समझाया था कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर फिर से बना देते हैं डायग्राम को। मैंने एक आवेश लिया था, एक आवेश था जिसे हम नाम दे रहे थे कैपिटल क्यू। ठीक है? तो एक सेकंड में थोड़ा इस आवेश को ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ओके, सो ये आवेश हमारे पास कैपिटल क्यू है। ठीक? एंड मैंने क्या करा, इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश ले लिया। इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश ले लिया मैंने। परीक्षण आवेश आपको पता है छोटा होता है। अत्यंत लघु धन आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। तो ये स्मॉल क्यू से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। ठीक है? समझ रहे हो बात को? अब देखो, क्योंकि सपोज ये आवेश जो है ये धन आवेश है, तो क्योंकि ये धन आवेश है और मैंने परीक्षण आवेश लिया है जो कि अपने आप में धन आवेश होता है, तो इन दोनों के बीच कैसा बल काम कर रहा है? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। इन दोनों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है? ये बात हम जानते हैं। सपोज इसकी पोजीशन जो है ये है ए पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन पर है? ए पोजीशन पर। अब मैं इसे उठा करके ध्यान से समझना, इनके बीच जो बल काम कर रहा है वो तो ऐसे है, वो तो इसको पीछे की तरफ धकेलने का काम कर रहा है ना, क्योंकि सजातीय आवेश है।
ये क्या है, ये धन आवेश है। और ये परीक्षण आवेश भी क्या होता है, धन आवेश। धन धन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, एक दूसरे को धकेलते हैं। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला आवेश मैंने लिया है कैपिटल क्यू, इसको मैं स्थिर मान रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्थिर रख रहा हूं। तो ये तो कहीं नहीं जाता प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन ये इसको धकेल देता है, ये जो स्मॉल क्यू है इसको धकेल देता है। तो इस पर बल किस तरफ लग रहा है, देखो ध्यान से देखो, बल किस तरफ लग रहा है, ये देखो, ये रे डायरेक्शन। तो मुझे किस इस बल के विरुद्ध कार्य करना है, मतलब मुझे कार्य इस दिशा में करना है, समझ रहे हो। तो मैं इस क्यू पर ये जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षी बल लग रहा है, इसके विरुद्ध कार्य करता हूं। अब देखो मैं इसके विरुद्ध कार्य करके इसे ए बिंदु से यहां पर लेके आता हूं, यहां पर बी बिंदु कह लीजिए इसे, सपोज ए बिंदु से मैं इसे उठा करके बी बिंदु पर ले आया। इतनी बात समझ रहे हो। ए बिंदु से बी बिंदु पर लाने के लिए मुझे जो प्रतिकर्षी बल इस आवेश पर लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दो तीन पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखने हैं आपको, कि जो ये आवेश का स्थानांतरण होगा वो अत्यंत धीमी प्रक्रिया से होगा। कैसे होगा, अत्यंत धीमा। मतलब इसको क्या करेंगे, हम स्लोली स्लोली मूव कराएंगे, ठीक है। और जब हम ला करके इसे बी पर रख देंगे, बी पर रखेंगे बाह्य बल के साथ, तो क्या होगा, अभी बताया था, इस जो हमने कार्य किया है इस बाह्य बल के विरुद्ध, वो इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको बाह्य बल को हटा देंगे तो ये आवेश गति में आ जाएगा और इस गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, और ये क्यू से दूर की, बी बिंदु से दूर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और हमें ये भी पता है कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो हर बिंदु पर संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर कार्य फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कार्य फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम इसको ऐसी डायरेक्शन में लाए थे, ठीक है, जो कार्य किया था हमने ए से बी तक लाए थे। हम यहाँ पर लिखते हैं बाह्य बल द्वारा, हमने ये माने क्या, ये आवेश कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है। चलिए लिख लीजिए इसे, किसी आवेश, है ना, या बिंदु आवेश कह लीजिए, कैपिटल क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है ई है, विद्युत क्षेत्र ई है, सॉरी इसको लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई है, कैपिटल ई है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, माना किसी परीक्षण आवेश, माना किसी परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू को आवेश कैपिटल क्यू के कारण आवेश क्यू के कारण आवेश क्यू पर आवेश क्यू पर लगने वाले प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु ए से बिंदु बी तक लाते हैं, ठीक है।
बिंदु ए से बिंदु बी तक लाते हैं। तो प्रतिकर्षी बल कब लगेगा? Q एवं Q दोनों धनात्मक होंगे जब, तभी तो होगा ये काम, प्रतिकर्षी बल, या फिर वो दोनों ऋणात्मक हो। सजातीय आवेशों में ही तो लगता है प्रतिकर्षी बल। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे कि जो लगने वाला जो नेट बल है, लगने वाला जो नेट बल है यहां पर इस प्रकार आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपके समझ में सारी बातें आई होंगी जो हमने यहाँ पर करी। ठीक है, और आप लोग इसको एक बार घर से रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।